हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक है वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या विस्थापन सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। सबसे पहले सिद्धांत का उद्देश्य यानी कि इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो एल्फ्रेड वैगनर है वो जर्मनी के एक प्रसिद्ध भूगोल जलवायुवेता तथा भूगर्भ शास्त्रवेता थे। इन्होंने 1912 में महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए प्रतिस्थापना परिकल्पना का प्रतिपादन किया। यानी कि इसने जो महासागरों की तली और महाद्वीपों की जो स्थिरता है उसकी संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए, और उसने ये कहा कि डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस या प्रतिस्थापना की परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इस वैगनर के सामने जो मूलभूत समस्या थी जलवायु संबंधी परिवर्तन। देखिए, ये जलवायुवेता थे, इस वजह से इसका जलवायु पर अधिक ध्यान था। तो इसने ये देखा कि पूरे जो संसार है इसके भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु है और जलवायु परिवर्तन है, तो इसके क्या कारण है। भूमंडल पर अनेक क्षेत्रों में ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर यह ज्ञात होता है कि एक स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। उन परिवर्तनों के कारण उसने जानने की कोशिश करी, और तो जब कोशिश की तो जलवायु संबंधी परिवर्तन का उसने ये कोशिश की कि जलवायु संबंधी जो परिवर्तन है उसका क्या कारण है। तो उसमें दो बातें निकल के आती हैं। एक तो पहली, यदि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहे हों, यानी कि अगर ये जो स्थल भाग है सारे के सारे अपने स्थान पर अगर स्थिर हैं तो जलवायु कटिबंधों में स्थानांतरण हुआ होगा। लेकिन ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण उसको नहीं मिलते हैं। तो अब दूसरी बात, यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं फिर तो उसमें स्थल भागों में स्थानांतरण हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जलवायुवेता थे और इसने ये कहा कि ये जो जलवायु परिवर्तन है, अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु मिल रही है, उसका क्या कारण है। सबसे पहले उसने ये कहा कि अगर स्थल भाग स्थिर हैं तो जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन स्थानांतरण हुआ होगा, लेकिन ऐसा उसको प्रमाण नहीं मिलता। दूसरा तथ्य ये सामने निकल के आता है, अगर जलवायु कटिबंध स्थिर हैं तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। तो वैगनर ने स्थल के स्थायित्व को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया कि स्थल का स्थायित्व पूर्णतः अस्वीकार किया, और उसने ये कहा कि स्थल के अंदर स्थानांतरण या प्रवाह हुआ है। इस आधार पर उसने जलवायु के आधार पर उसने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो स्थल भाग हैं इनके अंदर प्रवाह हो रहा है, इसलिए इसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब इसके बाद में सिद्धांत का जो मुख्य या प्रधान रूप है उस पर हम आ जाते हैं। ये पॉइंट्स में मैंने बताने का कोशिश इसलिए की है कि तुम्हें आसानी से याद करने में, पॉइंट्स में याद करना आसान है। अब देखिए, वैगनर ने जलवायु शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूशास्त्र और भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर ये माना। उसने देखो जलवायु के आंकड़े लिए, वनस्पति शास्त्र के आंकड़े लिए, भूशास्त्र के और भूगर्भ शास्त्र के। इन आंकड़ों के आधार पर क्या उसने ये माना कि कार्बोनिफेरस युग जो है उसमें समस्त स्थल भाग एक स्थल पिंड के रूप में संलग्न थे। स्थल पिंड के रूप में
संलग्न थे। ये रूप है, इसको करेक्शन कर लेना। इस स्थल पिंड का नामकरण उसने क्या कहा? पेंजिया। इसके अंदर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का भी विस्तार था। पेंजिया के चारों, सपोज ये मैं कहूं कि ये तो हो गया पूरा स्थल भाग पेंजिया, और पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था, जिसको कि इसके चारों ओर विशाल जल था। ये जल, ये स्थल को पेंजिया और इसको जल को उसने क्या कहा? पैंथालासा। पैंथालासा के नाम से उसने बोला। ये कार्बोनिफेरस युग की बात है। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का उत्तरी भाग लारेशिया, पेंजिया का उत्तरी भाग लारेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। इसके भी इसने दो भाग कर दिए। ये वाला लारेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कहलाया। देखिए, पेंजिया का उत्तरी भाग जो लारेशिया था, लारेशिया के अंदर कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया इसके अंदर, और दक्षिण गोंडवाना लैंड के अंदर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इसके अंतर्गत थे। पेंजिया की इसने 3 परतें बताई। पेंजिया जो, देखिए पेंजिया जो है ये स्थल भाग, इसकी 3 परतें थी, सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे, इसको हम सियाल का यानी कि एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, और निफे का मतलब निकल और लोहा। ये 3 परतें थी। और इसने ये कहा कि जो सियाल जो कि स्थल भाग है वो अपने से अधिक घनत्व वाले सीमा के ऊपर, इसके ऊपर तैर रहा है। ठीक है। कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका में वर्तमान डरबन के पास था। जो दक्षिणी ध्रुव था वो अफ्रीका महाद्वीप में, यहां पर डरबन है। ये दक्षिणी ध्रुव जो कि एकदम 90 डिग्री दक्षिण में होना चाहिए था, वो उस समय अफ्रीका के पूर्वी तट पर डरबन के नजदीक था। तो इस हिसाब से आपको ये अफ्रीका का नक्शा बनाया मैंने। अब इसके हिसाब से वैगनर के सिद्धांत की उसने शुरुआत कहां से की? कार्बोनिफेरस युग से। आगे चलकर पेंजिया का विभाजन हो गया। ये जो पेंजिया है इसका विभाजन 2 भागों में हो गया तथा महासागरों और महाद्वीपों का जो वर्तमान रूप है वो प्राप्त हुआ। अब तीसरा पॉइंट है सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। अपने सिद्धांत के पक्ष में इसने क्या प्रमाण दिए? देखो, वैगनर के अनुसार आंध्र महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एक रूपता पाई जाती है। आंध्र महासागर के दोनों तट, ये जो है ये उत्तरी अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया,
और यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका, इधर ये जो है ये यूरोप, और इधर अफ्रीका, ये वाला भाग, ये अफ्रीका। तो ये जो आंध्र महासागर, यहाँ पर ये बीच का आंध्र महासागर जो है, आंध्र महासागर के दोनों तट ये आपस में और ये आपस में मिलाए जा सकते हैं, ये आपस में और ये आपस में मिल सकते हैं। यानी कि जैसे मैं ये कहूँ कि जैसे सेब के टुकड़े में चाकू से काट के एक पीस निकाला और वापस अगर उसको उसी स्थान पर रख देंगे तो वो उसमें फिट हो जाएगा, जिसको कि हम जिग सॉ फिट बोलते हैं। यानी कि आंध्र महासागर के में ये जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, यूरोप के पश्चिमी तट से, साउथ अमेरिका का पूर्वी तट, अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाए जा सकते हैं। इसका प्रमाण ये जैसे इसने एक डायग्राम बनाया ना, ये दक्षिण अमेरिका है और ये यूरोप है, ये दक्षिण अमेरिका और ये अफ्रीका, यूरोप नहीं अफ्रीका। ये दोनों आपस में देखिए इनके तट इस प्रकार से कटे हुए हैं कि जैसे सेब को काट के अगर निकाल दें उसमें से पीस और वापस फिट कर दे, इसको बोलते हैं जिग सॉ फिट। ये मैंने इस प्रकार से। दूसरा पॉइंट है, भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर आंध्र महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन और हर्सिनियन पर्वतक्रम में समानता पाई जाती है। इन दोनों पर्वतक्रमों में समानता पाई जाती है, उनकी वनस्पति, उनके जीव जंतु उनमें। यानी कि जो आंध्र महासागर के दोनों तटों पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इधर यूरोप और अफ्रीका के जो पर्वतक्रम हैं, कैलिडोनियन और हर्सिनियन पर्वतक्रम हैं, उनके अंदर समानता पाई जाती है, उनकी चट्टानों में समानता पाई जाती है। यदि दोनों तटों को भूवैज्ञानिक संरचना पर विचार किया जाए तो उनमें समानता दिखाई देती है। आंध्र महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेष तथा वनस्पतियों के अवशेषों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। यानी कि आंध्र महासागर के दोनों तट पर इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, परली तरफ यूरोप और अफ्रीका के पश्चिमी तट, यहाँ की जो जीवावशेष हैं उनमें समानता पाई जाती है। पांचवा पॉइंट है, भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर यह बताया जाता है कि ग्रीनलैंड निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है। ग्रीनलैंड का है उत्तरी अमेरिका के ऊपर, इधर उत्तरी अमेरिका के भी ऊपर है, यहां पर है ग्रीनलैंड। ये जो है 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है, ऐसे प्रमाण। लेकिन ये 1930 के बाद में इसके खिसकने के प्रमाण नहीं मिले हैं। अब एक और, स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग, स्कैंडिनेविया में नॉर्वे, फिनलैंड और स्कैंडिनेविया कंट्री जो 3-4 हैं, उनके अंदर क्या है कि एक जंतु मिलता है लेमिंग, जो कि जब अधिक इनकी संख्या या जनसंख्या हो जाती है तो ये पश्चिम की ओर पलायन करने लग जाते हैं, क्योंकि पश्चिम की ओर पहले स्थल भाग था और ये सोचते हैं कि पश्चिम की ओर हमें जगह मिल जाएगी, लेकिन पश्चिम में आंध्र महासागर में ये डूब जाते हैं। इनको ये नहीं पता कि अब ये वहाँ पर सागर है। तो इससे लेमिंग के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि किसी समय ये भाग जुड़े हुए थे। ग्लोसोप्टेरिस, ये जो वनस्पति है
ग्लोसोप्ट्रिस ग्लोसोप्ट्रिस वनस्पति, जो कि भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाई जाती है। उससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर सब जगह ये इस प्रकार की वनस्पति है। इसका मतलब ये सारे भाग किसी समय पर जुड़े हुए थे। भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ये किसके भाग है? गोंडवाना लैंड के। कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राज़ील, फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना तभी संभव हो सकता है जबकि सभी भाग एक दूसरे से जुड़े हों और उस समय दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास रहे। तो ये जो इसके पक्ष में प्रमाण है, पॉइंट वाइज लिखोगे तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन को तुमने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटा पॉइंट्स लिखने हैं। अब प्रवाह संबंधी बल, वैगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में ये कहा कि ये जो महाद्वीप और महाद्वीपों का जो विस्थापन या प्रवाह हो रहा है, ये दो कारणों से हो रहा है, दो प्रकार के बलों के द्वारा हो रहा है। पहला बल तो है भूमध्य सागर या उत्तर की ओर का, जिसको कि गुरुत्व बल या प्लवनशीलता का बल कहते हैं। यानी कि उत्तर की ओर का बल जो है गुरुत्व बल या प्लवनशीलता का बल। महाद्वीप और एक बल है पूर्व की ओर, दूसरा महाद्वीपों के पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह का बल, यानी कि ये पश्चिम की ओर का बल, ये है जवारीय बल। तो दो प्रकार के बल बताए उसने, एक तो गुरुत्व बल और दूसरा है जवारीय बल। गुरुत्व बल की वजह से महाद्वीप वगैरह जो है उत्तर की ओर प्रवाह हो रहे हैं, जवारीय बल की वजह से पश्चिम की ओर प्रवाह हो रहे हैं। गुरुत्व बल, जवारीय बल तो चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के वजह से पैदा होता है। तो इनके आधार पर इसने ये स्पष्टीकरण दिया कि जो महाद्वीपों का जो अब आज की तारीख में जो स्थिति है वो गुरुत्व बल और जवारीय बल के कारण है। अब इसके आधार पर उसने ये कहा कि इनका वास्तविक प्रवाह के बारे में उसने बताया। पेंजिया का विभाजन, पांचवा पॉइंट है, पेंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ बताया था उसने। गुरुत्व तथा प्लवनशीलता के बल के कारण पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। ये आपका पेंजिया, ये उत्तर की ओर पलायन की वजह से ये दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग लारेशिया कहलाया, तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कहलाया। उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के बीच में ये जो यहां पर सागर था पेंथालासा, उसका पानी यहां पर बीच में आके भर गया। इसको बोलते हैं टेथिस सागर। टेथिस सागर, टेथिस सागर बोलते हैं। तो इसमें जो टेथिस सागर है, ये पहली बार टेथिस सागर का निर्माण हुआ। इसे टेथिस का खुलना या ओपनिंग ऑफ टेथिस कहा जाता है। जुरेसिक युग में, अब देखिए ये कार्बोनिफेरस युग के बाद में जुरेसिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया। ये कौन सी? गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ और जवारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित हो गए। ये जो गोंडवाना लैंड है, इसके अंदर इसमें विस्थापन हो गया, अलग अलग
विस्थापन होके और अलग अलग जो जैसे प्रायद्वीपीय भारत है, मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, ये गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित हो गए। और इसी समय उत्तरी अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका, उसी समय उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण। प्रायद्वीपीय जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसका उत्तर की ओर प्रवाहित होने की वजह से और यहाँ पर हिंद महासागर का निर्माण हो गया। ओके, दोनों अमेरिका के यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण यहाँ पर आंध्र महासागर का निर्माण हो गया। किधर? इधर आंध्र महासागर का निर्माण हो गया। और आंध्र महासागर, और यहाँ पर देखिए, ये जब ये पश्चिम की ओर प्रवाह हो रहे थे, स्थल भाग समान गति से प्रवाहित नहीं हो रहे थे। आंध्र महासागर का एस अक्षर का यहाँ पर ये इस प्रकार से एस अक्षर में ये आंध्र महासागर है। और ये एस अक्षर यानी कि ये उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में विभिन्न दर से प्रवाह के कारण हुआ, यानी कि इनकी गति जो है समान नहीं थी। इस वजह से एस अक्षर में ये मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ। इसमें ये मध्य अटलांटिक कटक जो है आंध्र महासागर में है, उसका निर्माण। आर्कटिक सागर तथा उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से हटने के कारण हुआ। पैंथालासा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण उनका आकार संकुचित हो गया तथा उसका अवशिष्ट भाग प्रशांत महासागर बना। देखो, पैंथालासा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण उसका आकार संकुचित होता गया पैंथालासा का, और प्रशांत महासागर का निर्माण। इस प्रकार से जल इस तरह स्थल तथा जल का वर्तमान रूप प्लायोसीन युग तक पूर्ण हो गया। कार्बोनिफेरस युग से स्टार्ट हुआ और प्लायोसीन तक इसका निर्माण हो गया। अब इसमें पर्वतों के निर्माण, इसी से पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। इसमें वैगनर के सिद्धांत के आधार पर वलित पर्वतों की उत्पत्ति को इसने समझाने का प्रयास किया है। जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रहे थे, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, जब ये प्रवाहित हो रहे थे तो क्या हुआ, अचानक से, पहले बताया ना सियाल सीमा पे तैर रहा है, अचानक से सीमा में रुकावट आई और ये वाला भाग जो है ये टकरा के और ये वलित पर्वतों का निर्माण हो गया। यहाँ ये रॉकीज और ये एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। तो ये वलित पर्वतों का निर्माण रॉकीज और एंडीज का बताया। इसी प्रकार से यूरेशिया, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने तथा एक दूसरे की ओर सरकने के कारण टैथिस मोड में टैथिस भूसन्नति
मोड में बदल गई, जिस कारण टर्शरी युग के अल्पाइन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। ये इस प्रकार से भूसन्नति यहाँ पर धीरे धीरे ये यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हो गया इनके किनारों पर, और ये अल्पाइन पर्वत और टर्शरी पर्वतों का निर्माण हुआ। यहाँ पर वैगनर ने परस्पर विरोधी बातें कही हैं। प्रारंभ में तो उसने कहा कि सियाल बिना रुकावट के सीमा पर तैर रहा है, परंतु बाद में सीमा द्वारा सियाल के प्रवाह में रुकावट हुई, और ये उसने ये कहा कि पहले तो सियाल है जो सीमा के ऊपर बिना रुकावट के तैर रहा है। बाद में उसने इसी बात को क्या कहा कि नहीं, बाद में जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाह कर रहे थे तो सियाल जो सीमा के ऊपर तैर रहा था, सीमा में रुकावट आई और रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। 7वां पॉइंट है समुद्र द्वीपीय चाप। समुद्र द्वीपीय चाप या तोरण का भी निर्माण जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के हिसाब से इसने बताया कि कुछ भाग महाद्वीपीय प्रवाह के साथ नहीं दे पाए तथा पीछे छूट गए, तथा सखालिन, क्यूराइल, जापान और फिलीपीन आदि द्वीपों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से ये जो पश्चिमी द्वीप समूह है वेस्ट इंडीज का भी निर्माण बताया। अब इस सिद्धांत का मूल्यांकन यानी कि आलोचना, मैंने क्वेश्चन लिखा था आलोचनात्मक व्याख्या करनी है, तो इसका सिद्धांत का मूल्यांकन करें। सिद्धांत के मूल्यांकन में देखिए, वैगनर का प्रारंभिक उद्देश्य अतीत काल में हुए जलवायु संबंधी परिवर्तनों का समाधान करना ही था, परंतु धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए और समस्याएं आती गई और कई गलतियां कर बैठे। सबसे पहला दोष तो उसने यही कहा कि सबसे पहला तो उसने वैगनर ने ये कहा कि महाद्वीपों के प्रवाह के लिए 2 प्रकार के बल बताए। एक तो चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण की वजह से ज्वारीय बल, और दूसरा गुरुत्व बल। दोनों बल अपने आप में इतने अधिक तीव्र नहीं हो सकते जिससे कि उनके अंदर पलायन या विस्थापन हो। अगर इतना ही होता तो वह वर्तमान ज्वारीय बल से, इसमें देखिए मैं पढ़ता हूँ पहला पॉइंट, वैगनर द्वारा प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए अनुपयुक्त है। चंद्रमा तथा सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीपों के पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह तभी हो सकता है जब वह वर्तमान ज्वारीय बल से 900 करोड़ गुना अधिक हो, और इतना बल अगर महाद्वीपों के प्रवाह के समय रहा होता तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण है वही 1 वर्ष में रुक गया होता। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, वही रुक जाती, इतना अधिक बल होता तो। और इसी तरह गुरुत्व बल के कारण महाद्वीपों में प्रवाह नहीं हो सकता, क्योंकि इसके प्रभाव से जो स्थल भाग है आपस में मिल गए होते, ना कि दूर गए होते। दूसरा इसने ये कहा कि इसने परस्पर 2 विरोधी बातें बताई। प्रारंभ में तो ये कहा कि सियाल बिना किसी रुकावट के सीमा के ऊपर तैर रहा है। बाद में उसने ये कहा कि सीमा पर रुकावट आई जिससे सियाल जो है उसके अंदर वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, जैसा कि इसने रॉकीज और एंडीज पर्वतों का उदाहरण दिया। तो ये दोनों गलत भ्रामक प्रतीत होते हैं। एक तरफ तो वो बोल रहा है कि तैर रहे हैं, एक तरफ बोल रहा है कि रुकावट है। तीसरा पॉइंट है आंध्र महासागर के दोनों तट पूर्णतः नहीं मिलाए जा सकते। इसने कहा था ना जिग्सॉ फिट वाला, दोनों तटों की भूगर्भिक बनावट हर जगह मेल नहीं खाती है। वैगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तथा तिथि पर अच्छी तरह प्रकाश नहीं डाला है। उसने ये बताने का प्रयास नहीं किया कि कार्बोनिफेरस युग से पहले पेंजिया किस स्थिति में था। उसने तो ये कह दिया कि कार्बोनिफेरस युग से विस्थापन की शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले की स्थिति को उसने उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तो इस प्रकार से वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपने इसको, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको आपने थोड़े प्रिसाइज नोट्स वगैरह बना लें
जिससे कि आपका ये सॉलिड क्वेश्चन हो जाए। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पॉइंट्स में लिखें, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको अंडरलाइन करने की आदत डालें, जिससे कि आपको, क्योंकि परीक्षा में जो भी एग्जामिनर होता है वो कॉपी को देखते ही पता चल जाता है कि इसने क्या लिखा है। अगर आप अंडरलाइन वगैरह करेंगे और मैटर अच्छा होगा तो आपके नेचुरली नंबर बहुत अच्छे आएंगे। आप ये जो अभी तक, अगर ये वीडियो अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को समय समय पर मेरे लेक्चर्स मिलते रहें और मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने का, मुझे भी इससे प्रेरणा मिलेगी, ताकि मेरे स्टूडेंट्स अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।